हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनाली झा है और आप देख रहे हैं रूब्रिक्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के देखने से पहले जानते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स शब्द से हम लोग जो है वो क्या समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है ये डिराइव्ड होकर के आया हुआ है ग्रीक वर्ड से, जो वर्ड है हमारा ओइकोनोमोस। ओइको का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, और नोमोस ये जो वर्ड है वो डिराइव्ड होकर के आया हुआ है नीमेन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग इसको साथ में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होकर के आया हुआ है इकोनोमोस, और जिसका मीनिंग क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जब भी हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो दो चीज़ें हमारे सामने आएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर। अब इनकम साइड में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, तुम्हारे घर के सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, कहाँ कहाँ से घर में जो है वो इनकम आ रहा है। जैसे कि तुम्हारे फादर की सैलरीज आती रहेगी, तुम्हारी मम्मी अगर वर्किंग है तो उनकी सैलरीज आती रहेगी, कोई तुम्हारा फैमिली बिजनेस है तो वहाँ से प्रॉफिट आता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गए, इनकम। तो ये सारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हम लोग इनकम साइड में दिखाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा टर्म एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती है कि ये जो इनकम आ रहा है वो हम लोग कहाँ कहाँ पे खर्चा करने वाले हैं। अब जैसे पहला दिया हुआ है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे तुम्हारे भाई बहन के स्कूल क्लासेस कॉलेजेस ये सब के ऊपर जो है वो खर्चा करते हैं, तो वो हमारा क्या आता है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर में। फिर अगर किसी के एजुकेशन के लिए लोन लिया होगा तो उस लोन का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता होगा, तो वो होम लोन इंस्टॉलमेंट में आ जाता है। घर के ग्रोसरीज वगैरह फूड वगैरह पे खर्चा होता है, तुम्हारे फ़ोन का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन बिल भरना पड़ता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के क्या हो गए, घर के एक्सपेंडिचर हो गए। लेकिन हमारा इनकम क्या होता है, लिमिटेड होता है। एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो पर मंथ हमारे घर में आता है। अगर मान लो तुम्हारे पापा की सैलरी 35,000 है, तो वो एक फिक्स 35,000 सैलरी जो है वो पर मंथ तुम्हारे घर में आता है, जो कि लिमिटेड है। लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। हमारा वांट्स जो है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, हमारा नीड हमेशा जो है वो चेंज होते रहता है। जैसे कि मान लो इस मंथ में जो है वो कहाँ कहीं तुम्हारे फैमिली में शादी पड़ रही है, तो तुमको उस शादी के लिए जो है वो शॉपिंग करना है, अलग अलग कपड़े खरीदने हैं। नेक्स्ट मंथ में मान लो तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, तो मम्मी को वॉशिंग मशीन खरीदना है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि नीड जो है वो हमेशा जो है वो चेंज होती जा रही है, फिक्स टाइप ऑफ नीड नहीं है। तो इकोनॉमिक्स क्या एक्सप्लेन करता है, इकोनॉमिक्स एग्जामिन करता है कि कैसे हम लोग जो है वो लिमिटेड इनकम से हमारा जो अनलिमिटेड नीड है, अनलिमिटेड वांट है, उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो इसलिए इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है उसको हम लोग कैसे अनलिमिटेड वांट को फुलफिल कर सकें। अब इकोनॉमिक्स जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो और मैक्रो दोनों टर्म जो है वो रैगनार फ्रिंच के द्वारा यूज किया गया था 1933 में, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी से। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म जो है वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जो कि है माइक्रोस। क्या वर्ड है, माइक्रोस, MIKROS। माइक्रोज का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल अ मिलियंथ पार्ट, यानी किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा हिस्सा का अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो यानी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स टर्म में आए तो यानी कि इकोनॉमिक के छोटे से छोटे हिस्से का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम समझेंगे कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये डिफाइन कैसे किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स such as individual consumer, individual producer, individual price, individual income and individual industry। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ के बारे में। जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, अगर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं।
किसी एक पर्सन के इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि उसका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कितना पर्टिकुलर अमाउंट इनकम उसका आता है। तो ये सारा इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी जब हम लोग करते हैं तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक इंडिविजुअलिस्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए कौन से इकोनॉमिस्ट ने काम किया था, किनका किनका जो है वो योगदान है माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जो टर्म है वो डेवलप्ड किया गया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड है, बहुत पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है, तो इसलिए इसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में बहुत काम किया था। बहुत सारे इनके जो रिसर्च है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड में किए गए थे, तो इसलिए एडम स्मिथ को फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। एडम स्मिथ ने अपना बुक पब्लिश किया था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि हाउ प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मुझे डिटरमाइन करना है, फिक्स करना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक बिस्किट का प्राइस फिक्स करना है, तो वो प्राइस जो है वो कैसे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग काउंट करते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ये चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक बिस्किट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पहले मुझे एक फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, और वो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए क्या लगेगा, लैंड लगेगा। उसके बाद वो बिस्किट बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या हो गया हमारा सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर। उसके बाद बहुत सारे मशीनरीज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कैपिटल हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक ओनर की ज़रूरत होती है, तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उस बिजनेस का ओनर होता है। उस बिजनेस को रन करने वाले को हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए, डिटरमाइंड करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एडम स्मिथ के साथ साथ और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का काम किया था, जो कि है डेविड रिकार्डो और जे.एस. स्मिथ। वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का काम किया, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ और डेवलप्ड हुआ अल्फ्रेड मार्शल की वजह से, जो कि एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या होता है, एक था क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो कि बहुत पुराने एंशियंट इकोनॉमिक्स जो होते थे उनको हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी कि उनके नए वर्जन जो उन्होंने कोई मिस्टेक किया रहेगा अपने थियरी में, तो उनको जो डेवलप्ड करने का काम करे, जो उनके बाद आए हुए इकोनॉमिस्ट हैं उनको हम लोग नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में, पॉपुलर करने में जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया था, तो इसलिए इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। अल्फ्रेड मार्शल ने अपना बुक पब्लिश किया था 1819 में, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश हुआ 1890 में। उनकी बुक की ज़्यादातर एनालिसिस थी वो बेस्ड थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। उन्होंने जो भी थियरी डेवलप किया वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, जिसकी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हासिल हुआ। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल के अलावा और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का काम किया था,
जिनमें से कुछ के नाम इस तरीके से: प्रोफेसर पिग्यू, जे.आर. हिक्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन, मिस्टर जॉन रॉबिन्सन और चैम्बरलिन। तो ये सारे इकोनॉमिक्स ने जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का काम किया था। तो ये हमारा हिस्ट्री था माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप्ड हुआ, एडम स्मिथ ने कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने का काम किया, अल्फ्रेड मार्शल ने कैसे उसको ज़्यादा पॉपुलर करने में योगदान दिया। अब हमें अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को? तो अकॉर्डिंग टू किन्थ गोल्डिंग, microeconomics is a study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, individual industry and particular commodity। स्टार्टिंग में ही जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक टर्म पढ़ रहे थे तभी हम लोग ने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये एक इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जब भी हम कभी इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल प्राइस के बारे में स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करेंगे, तो यानी हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए किन्थ गोल्डिंग ने क्या डेफिनेशन दिया है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। इसके अलावा मॉरियस डॉब ने भी अपने हिसाब से जो है वो डेफिनेशन दिया हुआ है। उनके अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। अब ये क्या बोलना चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जब छोटे से छोटा चीज़ जो हम लोग को नॉर्मली दिखाई नहीं दे रहा होता है तो माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं? उसको बड़ा करके देखने का काम करते हैं। तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमारे इकोनॉमी का छोटा से छोटा हिस्सा जिसके ऊपर स्टडी नहीं किया जा सकता उसको स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो जब हमारे इकोनॉमिक्स के छोटे से छोटे चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के इनकम के बारे में स्टडी करते हैं, कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट स्कोप है हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अब जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, क्लॉथ हो गया, राइस हो गया, कार हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट के जो रिलेटिव प्राइस होते हैं वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। अब रिलेटिव प्राइस मीन्स क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट के जो प्राइस मुझे फिक्स करने हैं। अब जैसे मान लो मेरी कार की फैक्ट्री है, तब वो कार जो है वो मैं कितने रुपए में बेचूंगी, कितना प्राइस फिक्स करूंगी कि मार्केट में वो कार बिकेगा, ये जो इसी को हम लोग रिलेटिव प्राइस बोलते हैं। तब ये रिलेटिव प्राइस डिटरमाइंड होता है कैसे? तो कोई भी रिलेटिव प्राइस जो है वो डिटरमाइंड होता है मार्केट फोर्स की वजह से। और वो मार्केट फोर्स क्या है? पहला है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। ये दोनों चीज़ों को हम लोग मार्केट फोर्स बोलते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट का अगर हमें प्राइस डिटरमाइन करना है तो वो डिपेंड करेगा मार्केट फोर्स के ऊपर, जो कि है डिमांड और सप्लाई। अब जब हम लोग स्टडी करते हैं डिमांड की, तो डिमांड कौन कर रहा है? किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं, प्रोडक्ट के डिमांड करने वाले को। तो जब हम लोग डिमांड की स्टडी करेंगे, इसका मतलब हम लोग किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड करना चाहता है, कितने रुपए में वो खरीदेगा। जब हम लोग डिमांड साइड की स्टडी करेंगे यानी हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। और सेकंड हमारा क्या है? सप्लाई। अब सप्लाई कौन करता है प्रोडक्ट का? फर्म या फिर इंडस्ट्री। तो जब हम लोग सप्लाई की स्टडी करेंगे यानी हम लोग किसी एक फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उस फर्म के रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं कि वो फर्म जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या लगने वाला है। इस चीज़ों की स्टडी हम लोग सप्लाई में करते हैं। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी किसके ऊपर डिपेंड करता है? थियरी ऑफ डिमांड और थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर प्राइसिंग थियरी। फैक्टर प्राइसिंग थियरी को हम लोग थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं।
अब फैक्टर प्राइसिंग थियरी क्या है? फैक्टर मतलब क्या होता है? हम लोग ने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। और प्राइसिंग मतलब क्या हुआ कि उसको प्राइस पे करना, कि अब वो फैक्टर को किस तरीके से पेमेंट किया जाए। अब जैसे हर चीज़ का एक प्राइस फिक्स होता है। अगर मुझे मान लो बिस्किट खरीदना है एक, और वो बिस्किट का 10 रुपये प्राइस है, तो अगर मुझे उसे खरीदना रहेगा तो मुझे 10 रुपया पे करना पड़ेगा। तो बिस्किट का प्राइस क्या है? 10 रुपीज़ है। तो वैसे ही जो फैक्टर होते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, जो हमने पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उनके प्राइजेस कैसे होते हैं, उनको कैसे पेमेंट किया जाता है, वो हम लोग फैक्टर प्राइसिंग थियरी में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा फैक्टर प्राइस क्या है? वेजेस। वेजेस किसको दिया जाता है? लेबर को दिया जाता है। वर्कर जो हमारे फैक्ट्री में काम करता है उसको हम लोग क्या पेमेंट करते हैं? वेजेस पेमेंट करते हैं। तो लेबर का फैक्टर प्राइस क्या हो गया? वेजेस। नेक्स्ट हमारा है रेंट। रेंट किस चीज़ का पे करते हैं हम लोग? जैसे रूम रेंट पे करते हैं, लैंड अगर कोई किराए पे लिया हुआ है तो उसका रेंट पे करते हैं। तो रेंट किसका प्राइस हो गया? लैंड का प्राइस हो गया। लैंड का फैक्टर प्राइस क्या है? रेंट है। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर पे किया जाता है? कैपिटल के ऊपर, कि जो इन्वेस्टमेंट लगता है हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो कैपिटल का फैक्टर प्राइस क्या हो गया? इंटरेस्ट। और लास्ट हमारा क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि वो पूरा साल जो है वो बिजनेस को रन करने का काम कर रहा है, पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो वो साल में क्या लेकर के जाएगा? प्रॉफिट लेकर के जाएगा। तो ये हमारा 4 जो है वो फैक्टर प्राइस है: वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो कि हमारे चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा थियरी है थियरी ऑफ वेलफेयर। अब थियरी ऑफ वेलफेयर में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि कैसे हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसको किस तरीके से अलॉट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेटिस्फैक्शन मिल सके, मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल जो है वो हमारा एम रहता है यहाँ पे, कि हम लोग हमारा रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उसको इस तरीके से यूज करें, यूटिलाइज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वांट जो है वो हम लोग उसको सेटिस्फाई कर सकें। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 3 टाइप की एफिशिएंसी इन्वॉल्व है। पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और तीसरा एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी के हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जो सर्कमस्टेंसेस है वो कैसे आते हैं, कैसे कंडीशन में हम लोग ये तीनों एफिशिएंसी जो है वो अचीव्ड करते हैं। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अब एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या होता है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources। यानी हमारे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उस रिसोर्सेस को यूज करके हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, एक कारपेंटर है, कारपेंटर के पास एक लकड़ी का टुकड़ा दिया हुआ है। अब वो लकड़ी के टुकड़े को काट करके क्या कर रहे हैं? चेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले जब वो पहली बार लकड़ी का टुकड़े को चेयर में कन्वर्ट करता है तो उससे वो 2 चेयर बनाता है और उसके बाद कुछ छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस जो है वो बच जाते हैं, जो कि वेस्टेज हो जाते हैं। अब वो कंटिन्यूअसली जो है वो इतने ही बड़े लकड़ी के टुकड़े से जो है वो अगर वो चेयर बनाते रहे तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इस लकड़ी के टुकड़े को काटने में माहिर हो जाता है। अब उसके बाद वो अगर उसको इतने ही बड़े लकड़ी के टुकड़े को वो इफिशियंटली यूज करे तो वो छोटा छोटा टुकड़ा जो वेस्ट हो रहा था, अब वो लकड़ी के टुकड़े को इस तरीके से काट करेगा कि अब वो वेस्टेज ना हो और उसी बचे खुचे लकड़ी के टुकड़े को यूज करके वो एक छोटा सा चेयर में कन्वर्ट कर देता। तो ये क्या हो गया? एक नया छोटा सा चेयर बन करके निकल करके आया। पहले क्या हो रहा था? सिर्फ वो 2 चेयर बना रहा था। और अब एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन की वजह से उसके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, लकड़ी का टुकड़ा, उसको वो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहा है कि अब वो एक छोटा सा चेयर भी कन्वर्ट कर पा रहा है। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उससे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमें एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बताता है। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स distribution of produced goods and services among the people
for consumption in such way as to maximize total satisfaction of society। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हम लोग सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सेटिस्फाई कर सकें। अब हमारे सोसाइटी में मेनली दो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, दो टाइप के लोग रह रहे हैं। एक रिच सेक्शन होता है, दूसरा पुअर सेक्शन होता है। अब पुअर सेक्शन का क्या डिमांड होता है कि नीड क्या होता है कि उनको जो भी प्रोडक्ट है वो सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाए। और रिच पीपल का क्या डिमांड होता है कि उनके पास जो भी प्रोडक्ट मिले उनको वो सारे हाई क्वालिटी के मिले, क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अब इफिशियंसी इन कंजम्पशन में हम लोग क्या, हमारा एम होता है कि हम कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई कर सकें। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं वहाँ पे फेयर प्राइस शॉप ओपन करेंगे, ताकि फेयर प्राइस शॉप में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है वो सस्ते से सस्ते दाम में बेचा जाता है। और जहाँ पे रिच पीपल रहते हैं वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जनरल स्टोर ओपन करेंगे, जहाँ पे सारे क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मिलेंगे, जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट रहेंगे वो सारे अवेलेबल होंगे। अब अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो क्या होता, अगर मान लो हम लोग एक्सचेंज कर देते दोनों चीज़ों को, कि जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं वहाँ पे हम लोग जनरल स्टोर ओपन करते और जहाँ पे रिच पीपल रहते हैं वहाँ पे अगर हम लोग फेयर प्राइस शॉप ओपन कर दें तो क्या होगा, पुअर पीपल जो है वो जनरल स्टोर का जो हाई क्वालिटी गुड्स है, और बेसी बात है अगर वो गुड्स जो है वो अगर हाईली क्वालिटी वाले हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा प्राइस में बिकने वाला होगा। तो वो पुअर पीपल क्या करेगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा और उसके वांट को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सेम रिच पीपल के साथ भी होगा। रिच पीपल वाले ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे रहते हैं, अगर वहाँ पे हम लोग फेयर प्राइस शॉप ओपन करें जो कि कम दाम में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो क्या समझेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो सस्ते दाम में है, यानी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। तो इसलिए एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास जो भी गुड्स अवेलेबल है उसको हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई कर सकें। जिस टाइप के कंज्यूमर है उस टाइप के गुड्स उनको सोल्ड किया जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उस तरीके से प्रोड्यूस करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिज़ायर हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड करते हो उसी टाइप के प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस टाइम पे मार्केट में डिमांड है एंड्रॉयड फ़ोन का और हम लोग अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं बटन वाला नोकिया फ़ोन जो कि पुराने ज़माने में यूज हो रहा था, तो क्या होगा, मार्केट में हमारा गुड्स का डिमांड होगा क्या, मोबाइल फ़ोन का डिमांड होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए हमें किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड हो रहे हैं, यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी हमारे प्रोडक्ट मार्केट में सेल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग यही देखते हैं कि हमें उसी टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना जिस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडेड हो, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ के ऊपर कंसर्न है, प्राइस थियरी और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है और हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट करें कि हम लोग उसको पूरी तरीके से यूज कर सकें, ताकि हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। थैंक यू।